इस सेशन में हम ये देखेंगे कि कैसे एक प्रोग्राम जो कि हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ है लाइक सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और जब उसको एग्जीक्यूटेबल कोड में ट्रांसलेट किया जाता है तो किन स्टेप्स से वो गुजर के जाता है, ओके, और क्या क्या प्रोसेसिंग होती है। इसी कॉन्सेप्ट को हम बोल रहे हैं लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम, ओके। अगर इसको देखें लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम में स्टेप्स क्या हैं, तो प्री प्रोसेसिंग हो रही है। एक हाई लेवल लैंग्वेज में एक प्रोग्राम लिखा हुआ है और उसकी प्री प्रोसेसिंग हो रही है, तो एक मॉडिफाइड सोर्स प्रोग्राम बन जा रहा है। ये मॉडिफाइड सोर्स प्रोग्राम कंपाइलर में जा रहा है, जो आउटपुट आ रहा है कन्वर्ट हो रहा है वो कोड टारगेट असेंबली कोड में। असेंबलर के अंदर ये कोड जा रहा है और प्रोड्यूस कर रहा है रिलोकेटेबल मशीन कोड, और ये लिंकन लोडर से पास कराया जाता है तो आपको एग्जीक्यूटेबल कोड मिल जाता है, ओके। तो अब इसी प्रोसेस को हम डिटेल में समझेंगे। लाइक पहला स्टेप है प्री प्रोसेसिंग। तो प्री प्रोसेसिंग में क्या होता है, तो प्री प्रोसेसर क्या करता है, प्री प्रोसेसिंग करता है। क्या प्री प्रोसेसिंग करता है, कहता है प्री प्रोसेसर हैंडल्स ऑल प्री प्रोसेसिंग डायरेक्टिव्स। तो प्री प्रोसेसिंग डायरेक्टिव्स में दो तरह के मेनली डायरेक्टिव्स होते हैं। एक होता है फाइल इंक्लूजन और दूसरा होता है मैक्रोस। फाइल इंक्लूजन में जैसे हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड stdlib.h, लाइब्रेरी फाइल, मतलब ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट की फाइल है, ये लाइब्रेरी फाइल है, फंक्शंस इसमें रखे हुए हैं, ओके। मैक्रोस में हैश डिफाइन, हैश इफ डेफ, हैश इफ एंड डेफ एक्सेट्रा। तो इस तरह से इनके अंदर इन फाइल्स के अंदर मैक्रोस में इस तरह से चीजें होती हैं, ओके। अब इसको डिटेल में समझने के लिए कंसीडर करते हैं एक इस एग्जांपल को। सी प्रोग्राम का, ये एक सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा हुआ एक प्रोग्राम है, ओके। तो जब ये इस पूरे प्रोग्राम की जब प्री प्रोसेसिंग कराएगा तो यहां लिखा हैश इंक्लूड stdio.h। तो जो ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट की जो हेडर फाइल है, ये कंटेन क्या करती है, ये कंटेन करती है जितने भी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के फंक्शंस हैं उनकी डिक्लेरेशन, और साथ में जैसे कि नल, जैसे आपका ये नल कैपिटल में होता है वो भी इसी में डिफाइन होता है। इसके अलावा भी बहुत चीजें होती हैं जो इस स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल में रखी हुई होती हैं। तो जैसे ही आप ये लाइन लिखते हो और आप इसकी प्री प्रोसेसिंग कराते हो तो ये लाइन यहां से हट जाएगी और इस लाइन की जगह में क्या आ जाएगा, यही इसी जगह पर क्या आ जाएगा, सारे फंक्शंस की डिक्लेरेशंस। लाइक कि आपने यहां अंदर, जिसमें सपोज करो मैं इसमें स्कैनफ फंक्शन है, स्कैनफ फंक्शन की डिक्लेरेशन यहां पर आ जाएगी। आपने प्रिंटफ फंक्शन यूज किया है, प्रिंटफ की डिक्लेरेशन यहां पे आ जाएगी, या नल इसमें डिफाइन किया गया है, नल का वो डेफिनेशन इसमें आ जाएगा। तो ये पूरी ये यहां पर अटैच हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा, इस हेडर फाइल का पूरा कंटेंट यहां कॉपी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है हैश डिफाइन n10। तो हमको ये पता चलता है कि ये हैश डिफाइन n10 ये क्या है, मैक्रोस है। तो देखेंगे कि क्या पूरे प्रोग्राम में कहीं इस तरह से इसका इस्तेमाल हुआ है। तो देखेंगे यहां पर फॉर इंट i इक्वल टू 1 i स्मॉल, तो ये क्या करेगा, जैसे ही इसको पढ़ेगा तो इसकी जगह पे क्या कर देगा, इसकी जगह पे कर देगा n क्या था 10, n को 10 डिफाइन किया गया, तो यहां 10 लिख देगा और ये लाइन भी यहां से रिमूव हो जाएगी। अब ये जो आपका इस समय ये कोड दिख रहा है, ये प्री प्रोसेस्ड कोड है, ओके। अब यहां पर जो प्री प्रोसेसिंग है, ये प्री प्रोसेसिंग मैंडेटरी नहीं है। अगर किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्री प्रोसेसिंग डायरेक्टिव्स हैं तो ये स्टेप परफॉर्म होगा, ओके। अगर किसी लैंग्वेज में ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है ही नहीं तो फिर प्री प्रोसेसिंग डायरेक्टिव्स ये अप्लाई नहीं होगी। तो इसीलिए इसको कहा गया है कि ये ऑप्शनल है,
And now what happened? This modified source program will be the input for compiler. कंपाइलर क्या करेगा? कंपाइलर आउटपुट में इस मॉडिफाइड सोर्स कोड को कन्वर्ट कर देगा असेंबली कोड में. ओके, इसको कन्वर्ट कर देगा असेंबली कोड में. ये मॉडिफाइड कोड था और इसको कन्वर्ट कर दिया असेंबली कोड में. अब देखते हैं क्या हो रहा है. असेंबलर जो होता है ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है. ओके, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट का मतलब क्या है कि ऑपरेटिंग सिस्टम और आर्किटेक्चर, कंप्यूटर में एक पार्ट हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरा पार्ट हो गया आर्किटेक्चर. कहता है दोनों पर डिपेंड करता है. ओके, कि मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज है या लाइनेक्स है, 32 बिट है, 64 बिट है, या उसका जो आर्किटेक्चर है, आई मीन जैसे प्रोसेसर की बात की जाए, इंटेल है, मोटोरोला, कौन सा प्रोसेसर है, इस बात पे ये डिपेंड करता है असेंबलर. तो फॉर ईच पर्टिकुलर कंप्यूटर असेंबलर उसका सेपरेट होता है. ओके, तो अब इस पर्टिकुलर असेंबलर के पर्सपेक्टिव में ये असेंबली लैंग्वेज इनपुट में ले रहा है और ये यहां से जनरेट कर रहा है रीलोकेटेबल मशीन कोड. ओके, तो यहां से अब ये देख लेते हैं कि जो ये रीलोकेटेबल मशीन कोड है ये क्या होता है. कहता है रीलोकेटेबल मशीन कोड वो होते हैं, कहता है कि प्रोग्राम कोड दैट कैन बी लोडेड anywhere in the memory. Program code that can be loaded anywhere in the memory. Like ये मेरी मेन मेमोरी है और इसके किसी पार्ट में अगर मैं अपने प्रोग्राम को स्टोर करा सकता हूं, जो अभी ये मशीन कोड आया, तो ऐसे कोड को बोलेंगे कि रीलोकेटेबल कोड है. इसको थोड़ा और डेप्थ में देख लेते हैं कि सपोज करो यहां पर रीलोकेटेबल कोड वर्सेस एब्सोल्यूट कोड. ओके, मैंने कहा मेरा एक ये प्रोग्राम है, सपोज करो इस प्रोग्राम में कंपाइल टाइम पर मुझे ये नहीं पता है कि इन इंस्ट्रक्शंस का एड्रेस क्या होगा. एक केस देखते हैं. तो इन इंस्ट्रक्शन की नंबरिंग कर ली जाती है 0 1 2 3 4 ऐसे. ओके, और अब क्या किया जा रहा है, ये असेंबली कोड है और ये है हमारी मेन मेमोरी. तो क्या होता है कि सपोज करो कि ये एड्रेस है 200, तो ये मेन मेमोरी में 200 एड्रेस जो है यहां से आगे मेमोरी फ्री है. अगर आप अपनी इस कोड को यहां पर रखकर एग्जीक्यूट करवाना चाह रहे हैं तो आप करवा सकते हैं. तो कहता है कि ये इंस्ट्रक्शन जो लिखी हुई है ये यहां 200 प्लस 0 एड्रेस पे आके स्टोर हो जाएगी. ये जो इंस्ट्रक्शन है तो ये 200 प्लस 1 201 लोकेशन पे आकर के स्टोर हो जाएगी. ये वाली इंस्ट्रक्शन, जो ये इंस्ट्रक्शन है ये 2 ऐसे करके 202 इस एड्रेस पे जाकर के स्टोर हो जाएगी यहां, एंड सो ऑन. ओके, तो इसमें से ये 200 को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है रीलोकेशन फैक्टर. और इस 0 या 1 या 2 इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है ऑफसेट. तो इस ऑफसेट के रेफरेंस में ये एडजस्ट करता चला जाता है. तो आप देख रहे हैं यहां पर एड्रेस कुछ थे और ये पूरा कोड यहां रीलोकेट करा दिया गया. तो इस कॉन्सेप्ट पे जो ये कोड जो बन रहे हैं, ये वाले कोड जो थे ये रीलोकेटेबल कोड्स थे या ये रीलोकेटेबल एड्रेसेस थे. ओके, दूसरा कॉन्सेप्ट आता है एब्सोल्यूट कोड या एब्सोल्यूट एड्रेसेस का. तो एब्सोल्यूट कोड क्या होते हैं, कहता सपोज करो कंपाइल टाइम पर ही आपको ये पता है कि मेरी ये इंस्ट्रक्शन इस जो है मेमोरी में 200 एड्रेस पर स्टोर होगी. ये इंस्ट्रक्शन 201 पे, ये 202 पे, ये 203 पे और ये 204 पे, या आप तो ये आपको कंपाइल टाइम पे ही ये बात पता है.
तो उस केस में क्या होगा, उस केस में फिर आपको किसी ऑफसेट या किसी रिलोकेशन फैक्टर की नीड नहीं है। आपको कंपाइल टाइम पे ही पता है कि ये इंस्ट्रक्शन 200 पे जा रही है, ये इंस्ट्रक्शन 201 पे जा रही है। तो ये जो कोड है इस समय, इनको बोलते हैं, ये जो कोड है इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट कोड और इनको एब्सोल्यूट एड्रेसेस। ओके, तो इस तरीके से असेंबलर का आउटपुट रिलोकेटेबल मशीन कोड ये प्रोड्यूस हो चुका है। और अब देखेंगे कि हाउ लिंकर एंड लोडर वर्क्स। ओके, मेरे पास दो प्रोग्राम हैं, एक ये प्रोग्राम है, इसको मैंने main.c के नाम से सेव करा रखा है। दूसरा ये प्रोग्राम है, इसको मैंने multi.c के नाम से सेव करा रखा है। 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन का कोड है। ओके, मुझे आपको सिखानी है लिंकिंग। तो आप अब तक क्या सीख चुके हैं कि रिलोकेटेबल कोड कैसे जनरेट होता है। ओके, यहां तक सीख चुके हैं। तो मैं वही काम इस पे करा लेता हूं। प्री प्रोसेसिंग हुई होगी तो यहां पर फंक्शन के डिक्लेरेशन आ गई होंगी, यहां पर मल्टी a, b फंक्शन कॉल हुई है, तो इसीलिए उसका प्रोटोटाइप पहले लिख लिया है और इस तरह से कोड है। इस पूरे कोड को मैंने क्या कर दिया, रीलोकेटेबल मशीन कोड जनरेट करा दिया और वो किस नाम से है, main.o के नाम से रीलोकेटेबल ऑब्जेक्ट कोड जनरेट हो चुका है। सिमिलरली अगर मैं इसके लिए बात करूं तो ये हैश इंक्लूड हट जाएगा और यहां पर ये आ जाएगा, यहां पर ये आ जाएगा प्री प्रोसेसिंग के दौरान, और ये पूरा कोड कन्वर्ट होके रीलोकेटेबल कोड में कन्वर्ट हो जाएगा। नाम इसका दूंगा मैं multi.o, मीन्स multi.c फाइल का नाम था, तो multi.o ऑब्जेक्ट कोड बन जाएगा और हम यूज कर रहे हैं GCC कंपाइलर। ओके, तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, लिंकिंग होगी। अब लिंकिंग दो तरीके से हो सकती है, एक स्टैटिक लिंकिंग और दूसरी डायनामिक लिंकिंग। लिंकिंग के लिए मैं सिंटैक्स लिखूंगा, तो दो फाइल को कनेक्ट करने का, main.o और स्पेस multi.o। तो होगा क्या कि स्टैटिक लिंकिंग में यहां पर जो भी फंक्शंस यूज हुए हैं, यहां पर जो भी फंक्शंस यूज हुए हैं, लाइक स्कैनफ यूज हुआ है, मल्टी नाम का एक फंक्शन की कॉल हुई है, यहां पर 2 फंक्शन यूज हुए हैं। स्टैटिक लिंकिंग में यहां जो ये इसका प्रोटोटाइप है, यहां पर क्या रखना पड़ेगा, इस फंक्शन की डेफिनेशन की ऑब्जेक्ट, उसका ऑब्जेक्ट कोड यहां पे रखना पड़ेगा। स्कैनफ यूज हुआ है, यहां पर जहां अभी सिर्फ डिक्लेरेशन रखी हुई है, यहां पर स्कैनफ का ऑब्जेक्ट कोड रखना पड़ेगा। और इस तरीके से ये लिंकिंग हो चुकी है। जैसे ही ऑब्जेक्ट कोड आप कॉपी करा देंगे वैसे ही ये लिंकिंग हो चुकी है। स्टैटिक लिंकिंग में कोड बहुत बड़ा हो जाता है तो लोड टाइम बढ़ जाता है। जब आप इसको एग्जीक्यूट कराने के लिए मेन मेमोरी में ले जाते हैं तो लोड टाइम बढ़ जाता है, जबकि ओवरऑल जो एग्जीक्यूशन टाइम होगा वो घट जाएगा, क्योंकि पूरा का पूरा कोड एक टाइम पर मेन मेमोरी में है। ओके, ये था स्टैटिक लिंकिंग। नाउ डायनामिक लिंकिंग। डायनामिक लिंकिंग में क्या होता है कि जब लिंकिंग हो रही होती है तो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट कोड यहां या यहां पर नहीं रखते हैं। क्या करते हैं, स्कैनफ की जहां पर ऑब्जेक्ट फाइल होगी डेफिनेशन की, उसका सिर्फ लिंक, उसका एड्रेस यहां कॉपी करा देते हैं। मल्टी जो फंक्शन है, इसकी जहां डेफिनेशन है, जहां उसका ऑब्जेक्ट फाइल स्टोर है, उसका एड्रेस यहां स्टोर करा देंगे। ओके, और ये डायनेमिक लिंकिंग हो गई। अगर सिंगल फाइल बन चुकी है, एग्जीक्यूट जब कराएंगे तो जैसे स्कैनफ इसकी जरूरत पड़ गई तो एड्रेस यहां पर कॉपी ही है, एड्रेस यहां कॉपी है, रन टाइम पर वो ऑब्जेक्ट फाइल को मेमोरी में ले आएगा। जब यहां पर पहुंचेगा तो यहां देखेगा कि इसके रिस्पेक्टिव कोई डेफिनेशन है, तो यहां देखेगा, यहां उसका एड्रेस मिलेगा जहां इसकी डेफिनेशन ऑब्जेक्ट फाइल है, तो वो सीधे यहां पर रन टाइम पे ऑब्जेक्ट फाइल को उठा लाएगा। तो ये हो गई डायनामिक लिंकिंग। ओके, यहां लोडर क्या करता है, इट पुट्स
द एग्जीक्यूटेबल फाइल इनटू मेन मेमोरी फॉर इट्स एग्जीक्यूशन। तो लोडर का काम तो हम समझ ही गए हैं कि एग्जीक्यूटेबल फाइल है उसको उठा के मेन मेमोरी में रखना है और एग्जीक्यूट कराना है। ओके, एंड दैट्स डन।